नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेस्टोडाइटिस। हम ईयर माउथ थ्रोट के डिसऑर्डर और इसके मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ओटाइटिस मीडिया को हमने कंप्लीट कर चुका है, उसकी 2 क्लासें हुई थी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेस्टोडाइटिस। और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कल की क्लास का एक थोड़ा सा करेक्शन बता दूं कि कल मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें ओटाइटिस मीडिया में मैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सीपीआर का जिक्र कर दिया था। एक्चुअल में वो सीपीआर नहीं है, उसकी जगह है सीआरपी। मैंने उसमें बताया था कि सीपीआर बढ़ जाता है, ये बोला था। उसकी जगह एक्चुअल में करेक्शन क्या है कि वो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, वो मिसस्पेल्ट हो गया था, वो एक्चुअल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन मेस्टोडाइटिस की आगे। मेस्टोडाइटिस क्या होता है और मैंने इसके बारे में आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था। तो लेट गेट स्टार्ट्स आवर टॉपिक। तो यहाँ आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं मेस्टोडाइटिस की। ये पूरा स्क्रीन कैप्चर किया है यहाँ। मेस्टोडाइटिस एक्चुअल में क्या होता है ये इससे हम समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो ईयर होता है यहाँ पर होती है मेस्टोइड प्रोसेस। ओके, इसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। आप देखिए सारी इमेज देखिए, इनके अंदर सभी में क्या शो हो रहा है, आ रहा समझ में। ये मेस्टोडाइटिस का इसमें दिखाया गया है डायग्नोस्टिक। ये इस तरह का कुछ यहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन बनती है और ये इसमें सही से दिखाया गया है। इस इमेज में अपन देख सकते हैं ये लोअर जॉ से लेके और ये पूरा जो होता है इसको मेस्टोइड प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ होती है मेस्टोइड बोन, ये जो पार्ट है ये मेस्टोइड बोन कहलाती है। ओके, तो ये हम इसमें देख चुके हैं पूरा कंप्लीट। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मेस्टोडाइटिस में हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले उनका जिक्र करेंगे कि कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। मेस्टोडाइटिस, ओके। इसमें हम वही हर क्लास की तरह हम इसमें इंट्रो पढ़ेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर कोज, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इनके अलावा क्या देखेंगे हम इसमें, इसकी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद में हम इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेस्टोडाइटिस। मेस्टोडाइटिस जैसे मैंने कहा आपको इमेज में दिखाया, मेस्टोडाइटिस क्या होता है, ये हमारे जो टेम्पोरल बोन होती है, कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन है उसका पार्ट होता है। ठीक है, टेम्पोरल बोन क्या है, स्कल की एक बोन है और उस स्कल की बोन के एक पार्ट को क्या कहते हैं हम, उसके पार्ट को क्या कहते हैं, मेस्टोइड बोन। ओके, टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है और टेम्पोरल बोन किसकी बोन है, स्कल की। ये एक स्कल बोन है और उसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेस्टोइड कहते हैं। उस मेस्टोइड में क्या प्रेजेंट रहती है, एयर प्रेजेंट रहती है उसमें। उस मेस्टोइड पार्ट में क्या प्रेजेंट रहती है, एयर। अब ये एयर अगर मैंने जैसे कि अपने पीछे भी क्लास में देख रहे थे, अगर ये एयर इसमें क्या हो जाए, फ्लूइड वगैरह अगर इकट्ठा हो जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन की कंडीशन बनने लग जाती है और वो क्या कहलाता है, मेस्टोडाइटिस। ओके, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि मेस्टोड क्या होती है, टेम्पोरल स्कल बोन की एक स्कल जो बोन होती है उनमें एक टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है स्कल बोन में, और टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होती है मेस्टोइड। ठीक है, और उस मेस्टोइड में क्या प्रेजेंट रहती है, एयर। उस एयर में अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए
तो उसकी वजह से इन्फेक्शन की कंडीशन बनती है, जो कि क्या कहलाती है, मैस्टोडाइटिस। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में मैं आपको हर बार बताता हूँ कि डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें क्या याद रहना चाहिए, उसकी 3 बातें। कौन सी? NCC, ओके, मतलब नेचर, उसका कैरेक्टर और उसके कोज। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन? इसके नेचर के बारे में। तो नेचर कैसा है इसका? इन्फ्लामेटरी। तो मैस्टोइडाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ ENT या फिर ऑफ मैस्टोइड बोन, ओके। फिर इसका कैरेक्टर क्या है? विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय swelling of mastoid bone, which is characterized by swelling in mastoid process and caused by, ये तो हो गया इसका कैरेक्टर, और ये हो गया कॉज में क्या आ जाएगा? caused by any bacterial or untreated infection, ओके। तो क्या डेफिनेशन बना इसका कि इट इज द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ, इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कभी कभी ये पेन चलता चलता अपने आप बंद हो जाता है। इट इज द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ मैस्टोइड बोन caused by the infection of middle ear and characterized by swelling in mastoid bone, ओके। मैस्टोइड बोन कहाँ होती है? बिहाइंड द ईयर के पीछे प्रेजेंट रहती है, ओके। आया समझ में इसके डेफिनेशन? इट इज द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ मैस्टोइड बोन caused by infection of middle ear and characterized by swelling of मैस्टोइड बोन। आ रहा है समझ में? ओके, ये था इसका डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। ये आज छोटा सा डिजीज़ है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। कॉज की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये किसका कॉम्प्लिकेशन होता है? कल हमने पढ़ा था ओटाइटिस मीडिया। और ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन है ओटाइटिस मीडिया? बताओ। मिडल ईयर का, बिल्कुल, वेरी गुड। मिडल ईयर का क्या है? ये इन्फेक्शन है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ना कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है? मैस्टोडाइटिस, ओके। और हमने कल पढ़ा था कि मैस्टोडाइटिस, ये ओटाइटिस मीडिया क्यों हो रहा था? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, और ओटाइटिस मीडिया अगर रहता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मैस्टोडाइटिस। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं ना कि URI की इसका कॉज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या हो सकता है? मैस्टोइड जो बोन है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो 2 कॉज हो गए, एक तो इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, दूसरा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है? मैस्टोइड बोन का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि अगर URI ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। और मिडल ईयर का इन्फेक्शन अगर होता है तो हमने ऊपर अभी भी देखा कि मिडल ईयर के इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्शन कहाँ चला जाता है? मैस्टोइड बोन में, और क्या कॉज करता है? मैस्टोडाइटिस, ओके। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इसके मेन कॉज, इसमें मेनली हम यही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो मेनली क्या है? कॉम्प्लिकेशन ही है। ये मेनली कैसे डिस्कस किया जाता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसका? क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, कल पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो यदि आपने अभी वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर प्रीफर कीजिए, हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ये इसके कॉज हो गए। अब अपन देखते हैं इसके साइन सिम्टम के बारे में। ऐसे मत सोचिएगा कितना शॉर्ट क्यों चल रहा है। ये डिजीज़ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से, इसी वे में पूछा जाता है। और इट इज़ इनफ, बिलीव, इट इज़ इनफ
फॉर योर स्टडी एंड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो साइन सिम्टम की अगर हम बात करें, और कोई भी डिजीज़ को हम जितना शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ते हैं उतना ही वो क्लियरली हमें समझ में आता है, और उसके बाद में अगर वो हम समझ जाते हैं तो उसके अंदर हम खुद से पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने समझ के अकॉर्डिंग से कॉज इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें हम इंजरी भी ऐड कर सकते थे कि भी अगर कान के इंजरी हो जाए, इंजरी ऑफ ईयर, ऐसे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं उसके कॉज में, कि ड्यू टू द इंजरी ऑफ ईयर, ड्यू टू द इंजरी ऑफ हेड, इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे वो चीज़ें हो सकती है। तो अपन अपने अकॉर्डिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग वी कैन राइट इट। साइन सिम्टम की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था ओटोलेजिया। क्या होता है ओटोलेजिया, बताइए। पिछली क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था, इसलिए कहता हूँ कि पिछली क्लास आप बिल्कुल देखिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ओटो मीन्स मैंने आपको बताया था ईयर, लेजिया मीन्स पेन, तो ईयर का पेन आ रहा है समझ में, ईयर में पेन होगा। उसके बाद में और क्या साइन सिम्टम हो गए, हमने जैसे फोटो में देखा था स्वेलिंग था, कहाँ पे था स्वेलिंग, मैस्टोइड बोन का, आ रहा है समझ में। मैस्टोइड बॉल में स्वेलिंग। और दूसरा इसका जो कहते हैं ना कि मेजर साइन इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, कि पेन वाइल ईटिंग। ओके, जब खाना खाते हैं तो कान के पीछे जो वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो पेन वाइल ईटिंग, कहाँ पेन होगा, वो मैस्टोइड बोन में पेन होगा, जब हम खाना खाएंगे तो उस टाइम पेन होगा। ये इसका एक अच्छा साइन सिम्टम है जो कि हमें याद रखना है। ये चीज़ हमें इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है हमारे आंसर्स को। दूसरा हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, ओटोरेजिया या ओटोरिया, ठीक है। ओटो मीन्स ईयर एंड रिया मीन्स RRROHOAE। इसका मतलब क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज या लिक्विड डिस्चार्ज, जैसे डायरिया, ओटेरिया। तो ये जहाँ भी आता है इसका मतलब लिक्विड से रिलेटेड होता है, तो फ्लूइड डिस्चार्ज से रिलेटेड होता है। ओटोरिया मीन्स डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ईयर, ठीक है। प्रिल्यूएंट फ्लूइड जो है वो इससे डिस्चार्ज होगा। समझ में आ रहा है आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें साइन सिम्टम और क्या हो सकता है। हमारे फेवरेट साइन सिम्टम जो कि कौन से थे, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ओके, NVA, ये भी देखने को इसमें हमें मिलेंगे। और इसमें क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने कल से डिस्कस कर रहे हैं कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का ये कॉम्प्लिकेशन होता है। और यदि मैस्टोडाइटिस क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा था, हियरिंग लॉस हो रहा था। याद है ना आपको, वीडियो देखिए आप पिछली क्लास, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, पिछली क्लास अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इसको भी बहुत थोड़ा शॉर्ट में भी अपन कर रहे हैं, क्योंकि ये उस पर टोटली उसका ही एक कॉम्प्लिकेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थे इसके साइन सिम्टम। अब अपन देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। इसकी मैनेजमेंट की क्लास अलग बनानी है, ओके। इसकी मैनेजमेंट की क्लास हम बिल्कुल अलग बनाएंगे। तो आज हम इसमें मेडिकल मैनेजमेंट तक देख लेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और मेडिकल मैनेजमेंट तक, ओके। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, मैस्टोइड बोन का एक्सरे हो जाएगा, ठीक है। मैस्टोइड बोन का एक्सरे मैंने आपको दिखाया था फोटो में। ये देखिए, ये एक्सरे था और यहाँ इसमें दिखाया हुआ है इन्फेक्शन, ओके। तो मैस्टोइड बोन का क्या करना है हमें, एक्सरे होता है इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के रूप में, और MRI, CT स्कैन, ये सब चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। और एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार बताते हैं, हर बार लिखना भी होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये हमें नहीं भूलना है,
हर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इसको लिखना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन किसका फिजिकल एग्जाम करेंगे अपन, ईयर का, ओके, और नेक एरिया का। ओटाइटिस मीडिया मैंने आपको बताया था, कम ईयर को क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे, पेन, स्वेलिंग और रेडनेस के लिए और फ्लूइड डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। नेक एरिया में पेन के लिए या किसी भी प्रकार की रेडनेस वहाँ पे अगर प्रेजेंट है या नहीं है, ये चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे, ओके। ये डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हमारे इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल एग्जाम पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो बार बार अपन पैथोफिजियोलॉजी तो इसकी इतनी सिंपल हो गई है, हमें याद भी हो गई होगी, क्योंकि हम 2 डिजीज़ में इसका जिक्र कर चुके हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा कि ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, अब एटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कॉज, क्या क्या थे इसके कॉज। ये मेनली किसका कॉम्प्लिकेशन था, ओटाइटिस मीडिया का था इसमें, या किसका था, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ थोड़े थोड़े, ओटाइटिस मीडिया की वजह से भी हो रहा था, और इंजरी लिख देते हैं चलो, और एनी इन्फेक्शन, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर बन रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे मिडल ईयर का इन्फेक्शन जनरेट होगा। ये डायरेक्ट अगर इंजरी वगैरह से हो रहा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे मेस्टोइड बोन का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसमें पैथोफिजियोलॉजी इतना कोई होगा ही नहीं। पर ये अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे अगर URI की वजह से हुआ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, मिडल ईयर में इन्फेक्शन होगा। उसके बाद में क्या होगा, वहाँ की टेम्पोनिक मेम्ब्रेन भी ज़्यादा परफोरेटेड हो जाएगी और वो लंबे टाइम तक रहेगा। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अगर अनट्रीटेड रहती है तो वहाँ क्या हो जाएगा, मेस्टोइड बोन में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आई पैथोफिजियोलॉजी समझ में इसकी एक पैथोफिजियोलॉजी और भी लिख सकते हैं अपन, सिंपल सी क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर DEF, मतलब ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे इन्फेक्शन इन ईयर में इन्फेक्शन हुआ। ईयर में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हुआ, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ। और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से क्या हुआ, अगर लंबे समय तक वो ठीक नहीं हुआ तो 6 वीक के बाद में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बाद में क्या हो गया, वो मेस्टोडाइटिस। आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल है इसका पैथोफिजियोलॉजी। अपन अपने अंडरस्टैंडिंग से अगर अपने कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं तो इस तरह की पैथोफिजियोलॉजी अपन बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमने इसकी 2 पैथोफिजियोलॉजी देख ली, इससे ऊपर अलग है और इससे अलग है यहाँ से सेम, ओके। तो ये हमने इसमें 2 पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी। इसमें आ रहा है समझ में आपको। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट बताते याद आ जाता है कि हर फार्मा की जो क्लास अपनी मैं बताता हूँ आपको हर बार, हमारा जो मेडिकोज कैफ़े है उस पर चंदन सर पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक वगैरह के लिए केमोथेरेपी वहाँ पे चल रही है अभी, तो उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो हर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन वी प्रीफर फॉर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक थेरेपी इसमें देंगे हम, ओके। एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो रहा है, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसमें क्या दे सकते हैं अपन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके। क्यों दे रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, समझ में आ रहा ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब देते हैं, सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में, और ये पहले नॉर्मल इन्फेक्शन था, एक्यूट था, फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हुआ, और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अगर ठीक नहीं हुआ तो तब जाके क्या हो रहा है, मेस्टोडाइटिस हो रहा है, ओके। तो ये क्या है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन है, इसलिए इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह भी प्रीफर कर सकते हैं, ओके। फिर हम बात करेंगे ईयर इरिगेशन की। ये पूरा एक प्रोसीजर है, इस पर हम डिस्कस करेंगे ईयर इरिगेशन। इसमें मेनली क्या होता है कि एंटीबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक एजेंट से क्या किया जाता है, ईयर को वॉश किया जाता है,
एंटीसेप्टिक एजेंट से ईयर को वॉश करना क्या कहलाता है? ईयर इरिगेशन कहलाता है। इसमें ईयर में जो पश या फिर फ्लूइड है उसको मतलब साफ सफाई की जाती है कान की, इससे उसमें पस वगैरह को रिमूव करने की प्रोसेस है ये ईयर इरिगेशन। ओके, और इसमें क्या दे सकते हैं अपन? पेन वगैरह के लिए एनाल्जेसिक मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली आ जाता है। बाकी इसमें कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट आता है लास्ट में, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरा क्लास एक इसका हम नर्सिंग मैनेजमेंट का देंगे, एक क्लास और इसका, उसमें हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ एजुकेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस। ये 4 चीज़ें हम हर नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें हम पढ़ते हैं, और इसमें भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हर क्लास में नर्सिंग मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर। तो इस पर हम फोकस करेंगे। इसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं: नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ एजुकेशन एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। मैंने हर बार आपको हर क्लास में पिछले क्लास में बताया था, जैसे ENT कंप्लीट होगा हम टॉप 10 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे और उनके इंटरवेंशंस देखेंगे। वो टॉप 10 नर्सिंग डायग्नोसिस वो नर्सिंग डायग्नोसिस हो गए जो ENT की हर डिसऑर्डर में हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड and please subscribe our channel, like this video if it is really helpful for you, and press the bell icon to get the update of our further class. So friends, good night, thank you, tata, bye bye.